सो थैंक यू सो मच सर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। और आपके बारे में जो मैं बता दूँ अपने व्यूअर्स को, आपका नाम हसन मुलानी है, एडवोकेट हसन मुलानी है, जो आपने मुम्ब्रा में काफ़ी साल एज़ अ सोशल वर्कर काम किया है। तो मुम्ब्रा को आपने काफ़ी वक़्त दिया है, काफ़ी सारी सोशल इश्यूज़ पे काम किए हैं जो कंप्लीट हुए हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि आपने वो चीज़ें कब शुरू की थी? अ, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जी। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये हमारा जो पॉडकास्ट चैनल है, ये आगे जाकर खूब-खूब तरक्की करे। अ, एक्चुअली आई वाज़ बोर्न एट सातारा, मैं सातारा में पैदा हुआ हूँ। मेरे जो फ़ादर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, अब रिटायर हो चुके हैं। ही स्टार्टेड हिज़ करियर एज़ अ पोस्टमैन। नौकरी के सिलसिले में जैसे लाखों करोड़ों लोग मुंबई आते हैं, जी। उसी तरह से मेरे वालिद, मेरे फ़ादर मुंबई आए। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल से गुज़ारे और फिर कहीं सेविंग्स कर मुंब्रा में उन्होंने घर लिया। मुझे आज भी याद है कि मैं महज़ 6 साल का था जब मैं मुंब्रा आया और उसके बाद मेरी पढ़ाई मुंब्रा के अलग-अलग स्कूल्स में हुई। सबसे पहले मैं पापाजी स्कूल में था, जिसका नाम अमृत एजुकेशन अकेडमी था। उस वक़्त बहुत सारे रोड के एक्सीडेंट्स होते थे। ये जो हाईवे है, जी। जो रेती बंदर से लेकर शिलफाटा, कल्याणफाटा होते हुए आगे जाता है, ये नेशनल हाईवे नंबर 4 यानी एनएच 4 हुआ करता था एक टाइम पर, जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी हेवी अ, व्हीकल्स आती थी और बहुत एक्सीडेंट होती है। तो आए दिन मेरे माँ बड़ी परेशान रहने की और उन्होंने फिर हमारे बस्ती में एक नई स्कूल शुरू हुई थी। उस स्कूल में हमें दाखिला करवाया और मैंने वहाँ से अपनी 10th कंप्लीट की। उसके बाद कोई करियर गाइडेंस एज़ सच नहीं था उस वक़्त हमारे शहर में। ना कोई करियर गाइडेंस के प्रोग्राम हुआ करते थे, ना कोई काउंसलर हुआ करता था। जिस तरह से आज इतने अच्छे-अच्छे करियर काउंसलर और प्रोफ़ेशनल चीज़ें सर्विसेज़ आज की जनरेशन को मिल रही, वैसे हमारे में नहीं था। तो बाय चांस कहूँगा मैं कि मैंने कॉमर्स ले लिया बिकॉज़ आस-पास के सारे दोस्त थे। उन्होंने कॉमर्स लिया तो मैंने भी कॉमर्स लिया। 2 साल कॉमर्स में गुज़ारने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम, मैं इस स्ट्रीम के लिए नहीं बना हूँ। मुझे हमेशा से बातें करने में, मज़ाक करने में और कमेंट्री करने में ये बहुत सारा ज़्यादा इंटरेस्ट आने का जिसमें पब्लिक इंटरैक्शन ज़्यादा हो। यहाँ तक कि मैं एक ब्लैकलिस्टेड स्टूडेंट होने के बावजूद स्कूल में इवेंट्स की कमेंट्री वगैरह करने में या माइक हैंडलिंग करने में मुझे हमेशा से बुलाया जाता था। भले ही मैं बहुत बदतमीज़ स्टूडेंट हुआ करता था, थैंक्स टू दोज़ टीचर्स जिन्होंने मुझे इतना बेयर किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आई शुड गो फॉर आर्ट्स, लेकिन प्लेन आर्ट्स में भी इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे उस वक़्त नज़र नहीं आई और उस वक़्त बैचलर ऑफ मास मीडिया नाम का एक नया कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने स्टार्ट किया था, सन 2001-2002 में। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के उस कोर्स में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और मैंने मेरा बैचलर जो है मास मीडिया में कंप्लीट किया, मेरा स्पेशलाइज़ेशन जर्नलिज़्म था। और स्लोली ग्रेजुअली जब अलग-अलग दोस्त मिले जाने में, अलग-अलग शहरों से दोस्त आए, अलग-अलग कल्चर और रिलीजन के दोस्त नज़र आए। उनसे मुलाकात हुई, उनके नेटिव्स के बारे में बात हुई, उनके ईटिंग हैबिट्स, कल्चर के बारे में बात हुई। तो आहिस्ते-आहिस्ते मुझे लिखने का शौक आया एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं प्रिंट जर्नलिज़्म में काम करूँगा। जबकि उस वक़्त तक टीवी जो था वो अपने आप में बहुत बड़ा कमाल कर रहा था, कई सारे प्राइवेट टीवी चैनल्स वग़ैरह आए थे। लेकिन मैं कहीं कोने में बैठकर लाइब्रेरी में या कैंटीन में या दोस्तों के बीच में छोटे-छोटे पॉइंट्स लिखता था और काफ़ी सारे टीचर्स थे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से बीपीओ में काम करने पड़े और फिर मैंने एक नेशनल लेवल का मीडिया हाउस जॉइन किया, जहाँ पे मैं बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट था और वहाँ पर मिस्टर पीएनवी नायर नाम के एडिटर इन चीफ थे। बहुत ही रिनोव्ड पर्सनैलिटी है, मेरे उस्ताद रहे हैं वो। मिस्टर पीएनवी नायर, द डेक्कन क्रॉनिकल, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, मिड डे न्यूज़पेपर काफ़ी मशहूर है, उसको लॉन्च करने वाली शख्सियत वो है। तो प्रिंट मीडिया जो है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है मिस्टर पीएनवी नायर का। जहाँ तक मुझे मालूम है मैं उनका आखिरी चेला हूँ, मैं उनका लास्ट स्टूडेंट हूँ, उसके बाद उन्होंने मुंबई छोड़कर अपने होम टाउन केरला चले गए एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मुझे इतना बेहतरीन उस्ताद मिला और वो 3-4 साल की जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। जर्नलिज्म में हार्डकोर मीडिया रिपोर्टिंग और इंटरव्यूज़ और बहुत बड़े-बड़े मिनिस्टर्स और पॉलिसीज़ और बहुत सारी ब्रेकिंग और कई सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अकेला इस फील्ड में काफ़ी नहीं हूँ। मेरे कम्युनिटी के लोग और मेरे शहर के बहुत सारे लोग ऐसे नेशनल मीडिया हाउसेज़ में हिंदी और इंग्लिश के इसमें आने चाहिए। जब ये बात मैंने मेरे कोर्स कोऑर्डिनेटर जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था, उसको कॉलेज के कोऑर्डिनेटर थे,
प्रोफ़ेसर जितेंद्र हल्दनकर सर, उनसे मैंने बात किया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि यू स्पीक वेल, आई नो यू राइट, यू आर गुड एट राइटिंग न्यूज़ आर्टिकल्स एंड ऑल, आप लिखने में अच्छे हो, बट हसन, आई मस्ट टेल यू कि तू बात भी बहुत अच्छी करता है और मुझे लगता है कि तेरा एक्सपीरियंस कहीं न कहीं टीचिंग में काम आएगा। ये और 11th और 12th स्टैंडर्ड में जब मैंने कॉमर्स में था, तब मेरे टीचर थे प्रोफ़ेसर एजाज़ अंसारी, वो आज भी विज़न ट्यूटोरियल्स नाम की क्लासेस चलाते हैं, कि 2 मेरे कहीं न कहीं लाइट हाउस थे, जिन्होंने मुझे टीचिंग की तरफ पुश किया और पता ही नहीं चला कि कब मैं आहिस्ते-आहिस्ते फुल टाइम टीचर होते चला गया और मेरा जो फुल टाइम जर्नलिज़्म हार्डकोर मीडिया पर्सन वाला जो करियर था, वो आहिस्ते-आहिस्ते फेड होता गया और फिर मैं फ्रीलांसर हो गया, फिर आहिस्ते-आहिस्ते मैं बहुत रेयर ओकेज़न्स पे कॉलम लिखने लगा और अब मैं मीडिया से बाहर हो गया। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया था कि आई शुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू ग्रेजुएशन, आई शुड गो बियॉन्ड एंड डू मास्टर्स ऑल्सो। मैंने मास्टर्स भी किया और मेरा मास्टर्स मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में हुआ, जो मुझे मेरे कॉलेज में और टीचिंग प्रोफेशन में बहुत काम आया। और टीचिंग में जब मैंने अपनी एंट्री ली, तो एक बहुत सक्सेसफुल टीचर के रूप में मैंने काम किया। 7-8 साल एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट काम किया, जिसमें मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के कई सारे सब्जेक्ट्स को चेयर करने का मौका मिला। आई वाज़ अ चेयरपर्सन, साथ में कई सारे क्वेश्चन पेपर सेट करने और सिलेबस कमिटी के मेंबर्स। तो मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जब सब्जेक्ट बनाती है, सिलेबस बनाती है, तो कौन-कौन से फैक्ट्स और फिगर्स को ध्यान में रखती है, किस तरह से रिसर्च करती है कि फर्स्ट ईयर में क्या होना चाहिए, सेकंड ईयर में क्या होना चाहिए। बहुत ही कम उम्र में मुझे वो सारे तजुर्बे मिले। आई वाज़ वेरी हैप्पी एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह। और उसके बाद जैसे मीडिया में हुआ, वैसे मेरे साथ में टीचिंग में हुआ कि थिंग्स वर गेटिंग रिपीटेड। बच्चे आ रहे, पढ़ रहे, जा रहे, करियर बना रहे और चीज़ें रिपीट हो रही थी और कहीं न कहीं मेरा भी अ, वैसा क्वालिटी नहीं हो पा रहा था, बिकॉज़ बहुत जल्दी मैं ऊब गया उस पर्टिकुलर फ़ील्ड से। क्योंकि बहुत डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की आदत थी और मुम्बरा में आप देखोगे तो मुम्बरा इज़ अ वेरी हाइली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड टाउन है ये। यहाँ हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली डी अटैच्ड है। बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है मुम्बरा की सियासत को लेकर और बहुत जगहों पर ये होता है, जहाँ-जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जहाँ मुसलमानों की ज़्यादा पॉपुलेशन है, अक़लियत और पढ़ाई-लिखाई कम है, तो वो हर चीज़ कहीं न कहीं सियासत से कनेक्टेड ही है। तो मुझे ऐसा लगा कि आई शुड जंप इंटो पॉलिटिक्स। मुझे लगा कि मैं सियासत में आऊँ, सियासत में इतने पैसे और इतने फंड्स होते हैं, तो हम शहर को अच्छी तरह से और बेहतर करता। प्लान कर डेवलप कर सकते हैं वगैरह-वगैरह। तो मैंने 2014 में फुल टाइम पॉलिटिक्स करने की सोची और मैंने फुल टाइम पॉलिटिक्स भी की। आई डोंट नो वो मेरे लाइफ का अच्छा डिसीजन था या ख़राब डिसीजन था, लेकिन 3 साढ़े 3 साल फुल टाइम पॉलिटिक्स करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें और बहुत नज़दीक से मैंने मुम्बरा और हमारे देश की सियासत को देखा, महसूस किया एंड आई वाज़ वेरी डिस्करेज्ड। मुझे पर्सनली बहुत डिस्करेजमेंट लगा कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए और स्लोली ग्रेजुअली ये रियलाइज़ हुआ कि मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना हूँ। पॉलिटिक्स कैसा है, अच्छा है, कौन से पॉलिटिशियन अच्छे हैं, कौन से पॉलिटिशियन खराब है, कौन सी पार्टी अच्छी है, दैट कैन बी अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पर्टिकुलर दलदल में फिट नहीं होता हूँ, मुझे सोशल वर्क ही करना चाहिए एंड देन आई एंटर्ड इंटू सोशल वर्क। सोशल वर्क आई एम श्योर कि जब से इंसान पैदा होता है और सिविलाइज़्ड सोसाइटी में रहता है, भले वो गाँव में रहे या शहर में, तो वक़्तन-ब-वक़्तन एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो कभी न कभी किसी न किसी की हेल्प करता ही है। उसी तरह से हर इंसान में अपना-अपना एक सोशल वर्कर होता ही है, बट सोशल वर्क एज़ अ पैशन लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के हालात में। आज के वक़्त में जब हमारे कंट्री के और हमारे माशरे का हाल ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में एक कोर सोशल वर्कर होना चाहिए, जिसकी पॉलिटिकली कोई आइडेंटिटी ना हो। वो किसी भी सियासती जमात से इन्फ्लुएंस ना रहे, अटैच ना रहे। अगर से उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, प्रेफ़रेंसेस है तो ठीक है, लेकिन वो कंप्लीटली सोशल वर्कर रहे। और मेरी ये कोशिश रही और स्लोली ग्रेजुअली टीम बनाते गए, एक एनजीओ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, कभी कुछ लोग एक्टिव रहे। मेरा सोशल करियर शुरुआत हुआ मेरे मुम्बरा जिस बस्ती में मैं रहता हूँ, देवरीपाड़ा, जिसको मशहूर पॉपुलरली श्रीलंका बोलते हैं, वहाँ पे प्रया सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नाम की ट्रस्ट बनी। 1-2 साल चली, फिर उसमें थोड़े बहुत छोटे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिर हमने मुम्बरा वॉइस फाउंडेशन जॉइन किया। मुम्बरा वॉइस फाउंडेशन
शहर के काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि वो कितनी इम्पैक्टफुल एनजीओ थी। जी। लेकिन 2-3 साल, 4 साल बाद जब लोगों के अपने-अपने काम और अपने-अपने प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली व ऐसी बेहतरीन एक्टिव एनजीओ जो है वो आहिस्ते-आहिस्ते फेड आउट हो जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश रही कि मैं ग्राउंड पर एक्टिव रहूँ और जब-जब कोई भी सोशल इश्यू जो हो, सोशल प्रॉब्लम जो हो, वो किसी एक इंसान का हो या एक एक पर्टिकुलर एरिया, एक समाज का हो या पूरे-पूरे माशरे का हो, मैं सॉल्यूशन बेस्ड काम करूँ उस पर मेरा हमेशा से फ़ोकस रहा है। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मैंने बहुत साल लगाए हैं मुझे, बिल्कुल नहीं। लेकिन जितनी भी मुझसे हो सकी, उतनी मैंने कामयाब कोशिश की कि मैं खालिस समाजी खिदमत करूँ, बिना किसी पॉलिटिकल एडवांटेज के और बिना कोई ज़ाती मुफ़ाद के। जी, जी। एग्ज़ैक्टली असल में यही होता है कि मैंने जो देखा है, होता क्या है, हम सब हर इंसान मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहता है कि लोगों की हेल्प करना, सोशल वर्क बिल्कुल। करना, बट कहीं न कहीं हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है और वो कर नहीं पाते हैं। और आपने वो कर दिखाया है तो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ बात है ये, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पहला कौन-सा काम आपने किया था जो ऐसा मुमरा में एकदम बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा? मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत यंग लड़का हुआ करता था उस वक़्त। ये ग़ालिबन सन 2011 या 12 की बात है, जब हुमरा स्टेशन का जो बड़ा-सा ऑटो रिक्शा स्टैंड बना है, हाँ, हाँ। वो स्टैंड बनकर रेडी था और कई सारे ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो थे, वो अभी भी उस स्टैंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वाह! उस स्टैंड का इनॉग्रेशन होना बाकी था या हो गया था, याद नहीं है। लेकिन उस स्टैंड को प्रॉपर्ली मैकेनाइज़ नहीं किया जा रहा था, इस्तेमाल में नहीं आ रहा था क्योंकि 2 एग्ज़िट पॉइंट है मुमरा रेलवे स्टेशन के, जो आज भी 2 प्राइमरी एग्ज़िट पॉइंट है। एक तो अभी एस्केलेटर बन गया है और एक जो है जहाँ मंदिर की तरफ से प्रपोज़्ड बस स्टॉप था, वहाँ से एक एग्ज़िट पॉइंट है। तो ये बराबर से हुआ नहीं करता था और ये मुमरा वॉइस फाउंडेशन जो है, जिस एनजीओ को मैंने जॉइन किया था, उसके फाउंडर ट्रस्टीज़ में से रहा हूँ मैं। और फ़ेसबुक पर बहुत सारी घमासान होती थी। हमारे शहर में बेडरूम वॉरियर बहुत है। भी व्हाट्सऐप और फ़ेसबुक पर अभी भी देखोगे तो अभी भी कहीं न कहीं कोई न कोई चर्चा चल रहा होगा। तो हमारे शहर में बेडरूम वॉरियर्स की कमी नहीं है। मिलियंस की तादाद में, लाखों की तादाद में बेडरूम वॉरियर्स हैं। ग्राउंड वॉरियर्स की थोड़ी-सी कमी है, ठीक है। खैर ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि अल्लाह किससे क्या काम लेता है। तो वो पहला हमारा एक स्टैंस था कि हमने वहाँ जाकर आरटीओ से मिलकर उसको एक्टिवेट करवाया, कि हमने इसको शुरुआत करवाई, कई सारे यूनियंस को लेकर। और मुझे अभी भी याद है कि मैं एस्थमेटिक हूँ, तो मुझे ज़्यादा देर पॉल्यूशन में रहने की आदत नहीं है। तो मैं वो पॉल्यूशन में रहकर भी कर रहा था, तो उस वक़्त मैंने बहुत ज़ोर-ज़ोर से नारे मारे थे कि रिक्शा को लाइन में लगाओ और अपने घरों के रेट बढ़ाओ। ऐसे कुछ 2-3 स्लोगन्स मुझे याद है कि रिक्शा के लिए लाइन लगाओ और अपने घरों के दाम बढ़ाओ। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि ये क्या बात है? तो मैं बोलता कि अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, हाँ, जब कोई आकर देखेगा कि बहुत डिसिप्लिन में रिक्शा आ रही है और बहुत डिसिप्लिन में लोग आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सिविक सेंस जो है, बहुत छोटी-सी आदत है, लेकिन इसको देखकर लोग मुतासिर होंगे और शहर के जो भाव है, जो रेट है प्रॉपर्टीज़ के, अपने जो खुद की जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके रेट बढ़ जाएँगे। थोड़ा-सा बचकाना लगता है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि अगर सब कुछ अच्छे से रहा, तो एक बहुत रिमार्केबल काम था, जो मुझे पता है कि उस वक़्त के जो लोग शहर में हुआ करते थे या अभी है, उनको ये हमारा काम बिल्कुल याद रहा होगा। और उसे कंप्लीटली एक्टिव करने के बाद एक 14-15 डेज़ बाद वो एक ऑटो पायलट मोड पर आया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो रहा है। कहीं न कहीं छोटे-मोटे फ्लॉज़ उसमें अभी भी है, लॉन्ग रूट और शॉर्ट रूट और कहीं पर बाहर के जो लोग भर जाते हैं। लेकिन आबादी इतनी हो चुकी है, तो वो जो स्टैंड है वो भी अभी छोटा पड़ गया है। बराबर है। जो चीज़ें सिस्टमैटिक रहेंगी तो जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन्हें भी देख के अच्छा लगे। बिल्कुल। और जैसा आप सिविक सेंस की बात किए, तो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि इंडिया का सिविक सेंस काफ़ी लो है। तो ये तो ओवरऑल इंडिया की बात हो गई है। हम सिर्फ़ मुमरा की अगर बात करें तो क्या सिचुएशन है? बुमराह के सिविक सेंस पर ऑनेस्टली स्पीकिंग वर्स्ट है। जैसे इंडिया का सिविक सेंस है, यहाँ पर है, आप खुद देखिए, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हमारे घरों की जो खिड़कियाँ हैं, वो डस्टबिन का काम करती है। शायद ही कोई बिल्डिंग हो, सोसाइटी हो जो आपको साफ नज़र आए। और कई बार हमें हर जुमा मस्जिदों में मिंबरों से मस्जिदों के इमाम ऐलान करते हैं, कई जगहों पर मैसेजेस आते हैं, कई किताबों में लिखा है कि सफाई जो है निफ़्स ईमान है, ईमान का आधा हिस्सा है। महज़ ये ज़ईफ़ हदीस हो, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट है कि सफाई का जो वैल्यू है,
वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे रिलीजन में, बजाय इसके मुसलमानों के शहर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा ये है। अब इसका पूरा के पूरा ठीकरा जो है हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर नहीं फोड़ सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि बाहर से लोग आकर कचरा नहीं फेंकते। कचरा उठाया जा रहा है, नहीं उठाया जा रहा है, बराबर से उसे डंप किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। ये एक सोशल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक अवेयर सिटीज़न की है, ठीक है? हम अगर ये सोचेंगे कि हम टैक्स भर रहे हैं और हमें फैसिलिटी मिल जानी चाहिए, तो आई एम वेरी सॉरी, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप उस देश में रह रहे हैं जो दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाली देश है, ठीक है? 150 करोड़ प्लस लोग रह रहे हैं और अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपके पास सारी फैसिलिटीज़, सारी सिविक एमेनिटीज़ आपके डोर स्टेप पर आएगी, तो ये इम्पॉसिबल है। ये हमारे शहर को समझना ज़रूरी है एंड यू हैव राइटली सेड सईद भाई कि सिविक कम्युनिटीज़ पर आजकल ट्विटर एक्स पर, फेसबुक पर, सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग डिस्कशंस और डिबेट्स हो रहे हैं। जी। मुमरा का सिविक कम्युनिटीज़ बिल्कुल, बिल्कुल ये है। अब इसकी कुछ वजह जो मैंने सामाजिक खिदमत करते हुए देखी है, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, वो ये है, लोग एजुकेटेड नहीं है, ठीक है? लोग एजुकेटेड नहीं है। आई मस्ट टेल यू कि जिस शहर मुमरा में रहते हैं, ये ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुरिसडिक्शन में आता है। जी। और ठाणे महानगर पालिका ने अपने जुरिसडिक्शन को 9 अलग-अलग वार्ड कमेटी, 9 अलग-अलग छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटा है, जिसमें से मुमरा प्रभाग समिति, मुमरा वार्ड कमेटी और कुछ मुमरा का हिस्सा दिवा वार्ड कमेटी के अंदर आता है। लेकिन अगर हम इन दोनों शहरों को, कौसा, मुमरा को मिला लें, तो मैं आपको एकदम ज़िम्मेदारी से बताता हूँ कि पूरे ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स, टीबी के जो पेशेंट्स हैं, वो मुमरा में हैं, भोपाल। और ट्यूबरक्लोसिस का सबसे बेसिक जो रीज़न होता है, ठीक है, जो उसकी वजह होती है, वो अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल और पॉल्यूशन होता है। इट कैन बी एयर पॉल्यूशन, इट कैन बी वाटर पॉल्यूशन। मुंब्रा इतना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है कि ट्यूबरक्लोसिस बहुत ईज़िली एक-दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा है और पूरे मुंब्रा में ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? ये 2 गुना भी हो सकते हैं, कंपेयर टू कलवा, ठाणे सिटी एंड देवा। ये हमारा हाल है। लेकिन हम बदलने को तैयार नहीं हैं। हम हमारे सिविक सेंस को बदलने को तैयार नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो कम एजुकेशन, पढ़े-लिखे थोड़े कम हैं और अगर पढ़े-लिखे हैं भी तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई कोई दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। हमारे नाले सब कुछ भरे पड़े हैं, हमारे स्ट्रीट लाइट्स की हालत ख़राब है, हमारे गार्बेज बिन्स ख़राब है, सब कुछ है। लेकिन इसको नॉन पॉलिटिकली सोसाइटी टू सोसाइटी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए की। दूसरी एक बहुत बड़ी मुमरा की जो प्रॉब्लम है, जो मैंने महसूस की है, वो है 11-11 महीने के रेंट पे रहने वाले टेनेंट्स लोग, ठीक है? आधा मुमरा मेरे हिसाब से मूव करते रहता है, आधा मुमरा। अगर हम मुमरा की पॉपुलेशन 10 लाख पकड़े एन एवरेज, 5 लाख लोग ऐसे हैं, कम से कम, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, जो रेंट पे रहते हैं, ठीक है? रेंट पे रहने वाले लोग बहुत हैं, बहुत ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा नॉर्मली आप अपनी बिल्डिंग से लगा सकते हैं। इतने सारे कंस्ट्रक्शंस और नए-नए टाउनशिप्स बन रहे हैं, लीगल बन रहे हैं, इल्लीगल बन रहे हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो लोग बहुत मूव करते रहते हैं। तो जब मुझे पता है कि मैं इस बिल्डिंग में 11 महीने ही रहने वाला हूँ, तो इसकी क्लीनलीनेस, इसका मेंटेनेंस, इसका हाइजीन, ये सब दूर वो की बात, ध्यान नहीं देते हैं। कोई ध्यान की बात, क्योंकि मैं 11 महीने बाद कहीं और जाने वाला हूँ। बहुत-बहुत जो ओनर है वो 11 महीने और बढ़ा देगा, 22 महीने, 2 साल। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो लीज़ पर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं और वो मूव करते रहते हैं, ठीक है? तो मूव करते रहेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया की ज़िम्मेदारी नहीं लेते और जो ओनर्स हैं, बहुत सारे ओनर्स हैं, वो कोशिश करते हैं, बट अगेन वही है, 50% अगर साफ-सफाई की कोशिश करो तो 100% रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसके अलावा ऐसी कई सारी छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स मैंने महसूस की जिसकी वज़ह से सिविक सेंस ये होता है और डैमेज होता है हमारे शहर का, वो है थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इस शहर को, देवा और मुंब्रा को अनप्लैन्ड डेवलप करना, ठीक है? होगा इनके पास डेवलपमेंटल प्लान, डीपी प्लान होगा, लेकिन बाय एट लार्ज अगर आप देखो, तो यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। जब इनको पता है कि हर साल इतने बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इतने लोग बन रहे हैं, इतनी शादियाँ हो रही है, तो कितने लोग रहेंगे, कितने बच्चे हो सकते हैं, कौन-कौन सी इधर ट्यूबरक्लोसिस का कैपिटल क्यों बना हुआ है?
ये करना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए बहुत आसान है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है। उनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, उनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, उनके पास पॉपुलेशन सेंसस के जनगणना के डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे इतने सारे ऑफिसर्स होते हैं, जो मुझसे और तुमसे कई ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं इस फील्ड में। देखिए, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इस शहर को प्लान नहीं किया गया है। आज की तारीख में ये एक अर्बन गेटो, ठीक है? ये एक अर्बन गेटो की तरह रह रहा है कि भाई शहर में अपने आप में झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी नुमा शहर बोल सकते हैं इसको। ये आज इसकी हालत है और ये आबादी इतनी है, इतनी गुंजान आबादी है, जिसकी वजह से कोई फैसिलिटी लाना ये अपने आप में नियर टू इम्पॉसिबल लगता है। कितनी पॉपुलेशन होगी मुमरा की? एक अंदाज़ा लगाएँ तो? ऑफ़िशियली देखें तो थाने पुलिस के वेबसाइट पर देखो तो उनके वेबसाइट पर है कि मुमरा जो है वो तकरीबन 9 लाख के आसपास का है, ठीक है? लेकिन थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बोलना है कि 10 लाख, 12 लाख है। लेकिन अगर आप ऐसे देखो तो मुझे लगता है कि वी आर मोर दैन 15 लाख तो क्रॉस होंगे। इसका एग्ज़ैक्ट जो फ़िगर है वो हमारे पास इसीलिए नहीं है क्योंकि 2021 में मरदमशुमारी यानी पॉपुलेशन सेंसस होना था, जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड क्राइसिस की वजह से गवर्नमेंट ने नहीं किया और आज 2025 आ गया है, लेकिन अब तक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऑफ़िशियल डेट अनाउंस नहीं की कि मरदमशुमारी यानी पॉपुलेशन सेंसस होगा कब। तो पॉपुलेशन सेंसस होने के बाद ही पता चल रहा है कि 9 है या 15। अच्छा, जो आपने बात बताए थे, कचरे वाली जो बात है, वो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं देखो सारी प्रॉब्लम्स एक कचरे से सॉल्व हो सकती है। तो क्या वजह है कि लोगों में वो सेंस डेवलप ही नहीं हो रहा है? अगेन आई एम टेलिंग यू, होता ये है कि अगर मुमरा के कचरे को उठाने के लिए, साफ करने के लिए, दवा मारने के लिए 100 लोगों की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 लोगों की, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। हाँ। तो 100 लोग काम पर नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कचरे उठाने की जो ज़िम्मेदारी थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक टेंडर फ्लो कर किसी प्राइवेट कंपनी को इनवाइट करती है ज़्यादातर। अब जब प्राइवेट कंपनी आएगी तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि वो सर्विस देने के साथ-साथ प्रॉफ़िट दिमाग में रखेगी। हाँ। अभी एक क्रिस्टल कंपनी है, ठीक है? इसके पहले अभिषेक कंपनी नाम की थी, उनसे तो थोड़ा ठीक लगती है ये। तो ऐसे 3-3 साल में जो कॉन्ट्रैक्टर ये चेंज होते रहते हैं। अब ये सेम रेंट वाला कांसेप्ट है। हाँ। 3 साल बाद क्रिस्टल ही रहेगी, क्रिस्टल को भी नहीं पता। तो ये 3-3 साल में जितना कमा सकते हैं, कमाने वाला इंटेंशन होता है एट फर्स्ट। फिर भी जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं थाने म्युनिसिपल कमिश्नर से, तो इसमें कई सारे क्लॉज़ेज़ होते हैं और इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 100% कचरा साफ रखेंगे, शहर को साफ रखेंगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसकी बेसिक ज़िम्मेदारी हम सबकी है। अगर हम एक काउंट करें कि 10 लाख की आबादी है, तो 10 लाख का 1% होता है 10,000, 1% हर 100 में से 1, 10,000। और अगर मैं 0.1% भी गिनूँ, 0.1% तो 1,000 होता है। अगर 1,000 एक्टिव लोग बिना किसी पॉलिटिकल बैनर के, बिना किसी इंडिविजुअल मुफाद के, पर्सनल प्रॉफिटेबिलिटी के, अगर खालिस कचरे के लिए का काम करें, इन द सेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेटर करना, ह्यूमन राइट्स ह्यूमन कमीशन ने माइनॉरिटी कमीशंस में, मंत्रालय में लेटरबाजी करना, लोकल पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट्स करना कि यहाँ का कचरा फेंका जा रहा है बाहर से। रास्ते पर कचरा फेंकना भी क्राइम है। इसके ऊपर पेनल्टीज़ लगती है। अगर एक प्रेशर ग्रुप बने, मैंने 1000 कहा है, मैं 100 लोग कहता हूँ। अगर 100 लोग एक्टिवली एक प्रेशर ग्रुप का काम करें, तो मैं एकदम ज़िम्मेदारी से बोलता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले 100 दिन में मुमरा आपको सबसे क्लीनेस्ट टाउन्स में से नज़र आएगा। लेकिन वो 100 वो 100 लोग एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करने चाहिए। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप कल उठाकर अखबार देख लीजिए, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए। आप देखोगे कि बांद्रा वेस्ट में, अंधेरी में, कफ परेड में बूढ़े 60-60, 70-70 साल के रिटायर्ड बूढ़े हैं जी। ये इंसान गार्डन के लिए लड़ाई करते हैं। ये पेडेस्ट्रियंस के फुटपाथ के लिए लड़ते हैं। ये लोग हॉकर फ्री साउथ बॉम्बे के लिए लड़ते हैं, ठीक है? और आप देखते हो कि उनकी बातें सुनी जाती है। ये वो लोग हैं जो अपनी हेल्थ के लिए सुबह जमा होते हैं और 15 मिनट के लिए लोग डिसाइड कर डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। और फिर इन लोग अपने सिविक प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है, बांद्रा वेस्ट बहुत पॉश है, लेकिन वहाँ के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो।
कि करोड़पति होने के बावजूद भी एप्लीकेशन लेकर जाकर बीएमसी के वार्ड ऑफिस में सबमिट करते हैं। वहाँ का 60-70 साल का बूढ़ा सुपर एक्टिव है, यहाँ का 25 साल का जवान सुपर इनएक्टिव है। आज सैटरडे संडे मुझे भी है, मेरी फैमिली है, मुझे बाल बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन मेजरली आप देखो 10 to 5 काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। उन्हें जब छुट्टी मिलती है, फैमिली को लेकर खारघर गार्डन, फैमिली को लेकर नेहरू वंडर पार्क, पलावा मॉल, विमियाना मॉल, दिस इज द वे दे मूव। ओके, फॉर देम व्हेनेवर दे गेट टाइम, दे स्पेंड टाइम विद द फैमिली। बिल्कुल उनका हक है, मुझे भी फैमिली के हक में। कहीं ना कहीं अगेन वी विल कम बैक टू द बेसिक थिंग, कहीं ना कहीं हमारी समाजी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं हमारी एज अ मुस्लिम या एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम कोई भी धर्म के रहे, हमारी एक कहीं ना कहीं समाजी जिम्मेदारी है जिसे हम निभा नहीं रहे, और अगर से निभा भी रहे तो वो कम है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। जी ठीक है, अगर ट्रैफिक के लिए एक प्रेशर ग्रुप बन जाए, कब्रिस्तान के लिए एक प्रेशर ग्रुप बन जाए, ड्रग्स के लिए एक प्रेशर ग्रुप बन जाए, पानी के लिए बन जाए, हॉकर्स के लिए बन जाए, ये 10-10, 20-20, 10-10, 20-20 लोग की अगर टीम बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के, बिना किसी पर्सनल एडवांटेज के कि मुझे क्या मिलेगा, बिना किसी खालिस अल्लाह के लिए, तो सोसाइटी में चेंज नजर आएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जो हमारे आसपास के छोटे-छोटे टाउन्स में हुआ है। कलवा भी मुंब्रा की जैसी टोपोग्राफी वाला टाउन है, बराबर, लेकिन लुक एट द पीपल, द वे दे लिव, जिस तरह से कलवा के नागरिक एक्टिव रहते हैं, उस तरह से मुंब्रा के नागरिक भी एक्टिव रहे। ठीक है, पॉपुलेशन में ज्यादा होगा, कई लाखों ज्यादा यहाँ होंगे, लेकिन हमारा मुजाहिदा होना चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर होगा, और बिल्कुल पॉलिटिशियंस के पास जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे पॉलिटिशियंस को इग्नोर करो, बिल्कुल नहीं, ये हम में से ही एक है। हमारे कॉर्पोरेटर्स, हमारे एमएलएस, सारे लोग, एमपीसी, सारे हमारे में से लोग हैं, हमारे समाज से ही है। सो इनके पास वो सारी की सारी चीज़ें जानी चाहिए, ना कि हम उनके इस्तेमाल में आना चाहिए, हमें उनको यूटिलाइज करना चाहिए। ये बेसिक मेथड है, जहाँ कहीं ना कहीं मुंब्रा के लोग और मुंब्रा शहर जो है वो ये लिंक मिस कर जा रहा है, ये मिसिंग लिंक, इसीलिए प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अगर हम ये तो हो गई कचरे और सिविक सेंस की बात, इनको साइड में रख के देखें, तो कौन-सा ऐसा ज़रूरी मुद्दा है, जो लोगों की नज़र में तो नहीं है आजकल, मुमरा के लिए स्पेसिफिक, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी? ऑनेस्टली थोड़ा-सा बेतुका लगेगा, लेकिन ऐसा मुद्दा आप जो पूछ रहे हैं कि जो हमारे आस-पास तो है, लेकिन अब तक के उसके ऊपर ज़्यादा बातें नहीं हुई है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ड्रग्स मुद्दा है, क्योंकि इस पे बातें होती है। जी, हेल्थ, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, इस पर बेइंतहा बातें होती है। एक ऐसी चीज़ जिस पर बातें बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है नंबर ऑफ बेगर्स इन मुंब्रा। ठीक है? मुझे लगता है कि जितने भिखारी मुंब्रा में हैं, हाँ, जितने भिखारी मुंब्रा में हैं, ये 2 या 3 गुना ज़्यादा है बनिस्बत आजू-बाजू के शहरों से। ठीक है? इतने ज़्यादा भिखारी है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, ये कैश पैसे लेकर कर क्या रहे हैं? एक आदमी जो अपना सदका निकाल कर सुबह-सुबह घाई में 10-20 रुपए हाथ में देकर चला जा रहा है ट्रेन में, ये सोचकर कि मैंने मेरी जान का या मेरी फैमिली का सदका दे दिया। ये वो सदके से दारू ले रहा है, शराब ले रहा है, अपने खाने-पीने की चीज़ों में या जुए के अड्डे पे जाके उड़ा दे रहा है। इसका कोई भी अकाउंटेबिलिटी उस इंसान के पास नहीं जो दे रहा है। अब यहाँ इतने बेहतरीन एक्टिव सोशल एनजीओज़ हैं जो काम कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन सोशल एनजीओज़ है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बहुत अच्छे पढ़े-लिखे इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। खुलूस से इखलास से दिल रखने वाले अच्छे पढ़े-लिखे लोग, कम पढ़े-लिखे लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग मारे-मारे फिरते हैं डोनेशंस के लिए। जी, और यहाँ एक एवरेज अर्निंग जो है, ठीक है, किसी भिखारी की वो 30-40 हज़ार से कम नहीं है। ठीक है? आप देखिए भिखारियों को, कभी भी ये आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, दे हैव सो मच ऑफ मनी। बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है, पता नहीं वो होश में है कि नहीं, गांजा चटाया हुआ होता है, बोलते पता नहीं, इतनी सारी अवेयरनेस की वीडियोस आती है। लेकिन मैंने देखा है कि हम लोग इतने रिलीजियस हो जाते हैं कि हमारे कोई बताया गया है कि कोई भी आएगा तो उसको खाली हाथ नहीं छोड़ना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है।
लेकिन ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ ये भी बोला गया है कि जब आप दो तो ये तफ्तीश करो कि वो बराबर मुस्तहिक को जा रहा है या नहीं। और ऐसे कई सारे हजारों भिखारी हैं, मैं श्योर हूँ कि ये लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम चला रहे हैं। और अभी बीच में मैंने एक वीडियो लॉग देखा था ध्रुव राठी का, मुझे जिसने बताया कि कितना बड़ा सिंडिकेट है ये बेगर्स का। तो मुमरा के बेगर्स अनटच्ड होंगे इस सिंडिकेट से, मैं नहीं मानता। यहाँ भी जो रैकेट चल रहा है ये कहीं ना कोई बड़े बिजनेसमैन या किसी बड़े पावरफुल आदमी के थ्रू ही चल रहा होगा। और मुमरा का जो बेगर मार्केट है, भिखारियों का जो मार्केट है, ये भी कई 100 करोड़ों का होगा। इट विल बी मल्टी मिलियन करोड़। लेकिन इसके बारे में कभी बात नहीं होती। मुझे मुझे खुद को याद नहीं कि मैंने ऐसे भिखारियों को पिछली बार कब कुछ दिया हुआ हो। आई डू चैरिटी, मैं चैरिटी करता हूँ, बिल्कुल हम सब करते हैं। लेकिन ऐसे राह चलते भिखारियों को आई हैव नेवर डन दैट। मुझे याद भी नहीं कि कब। मैंने कुछ कहानियाँ सुनी है ऐसी कि बुमराह में ये भिखारी हैं जो बहुत-बहुत करोड़पति हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? होंगे, बिल्कुल सच्चाई हो सकती है। जो उनका रेवेन्यू मॉडल है यहाँ का, ठीक है, जो जितना बड़ा भिखारी दिखता है वो उतना बड़ा पैसे वाला हो सकता है। तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है। और हमारे जैसे 10 लोग मिला दो तो भी उससे ज़्यादा पैसा वाला हो सकता है। लुक एट द पीपल, वी ऑल आर मैंगो पीपल। हम आम जनता है, ठीक है। वी आर इमोशनली फूल्स, हम सब इमोशनली फूल है। एक घायल कुत्ते को देखकर रो देते हैं, ठीक है। एक कुत्ता अगर परेशान है तो उसको देखकर रोने वाले लोग हैं। तो कोई अगर अल्लाह और उसके रसूल पे नाम पे मांग रहा हो और न जाने क्या क्या बोल रहा हो, तो 10-5 रुपए हमारे लिए कुछ नहीं है। और ये 10-5 रुपए उनके लिए हजारों की तादाद में अर्निंग होती है। आप सड़कों पे देखिए, मकानों पे देखिए, बाजारों में देखिए, पब्लिक प्लेसेस पे देखिए, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमें ये भिखारी नजर नहीं आएंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसके लिए ना कोई पुलिस काम करेगी, जिसके लिए ना कोई म्युनिसिपैलिटी काम करेगी, जिसके लिए ना कोई पॉलिटिशियन काम करेगा। हम इनके पास जा भी नहीं सकते, हाँ, ठीक है। हालांकि पुलिस के पास राइट्स है इनको अरेस्ट करने की, ठीक है। भीख मांगना ये कानूनी अपराध है, लेकिन पुलिस उसके ऊपर वो ये सब नहीं करेगी। पुलिस ऑलरेडी ओवर प्रेशर्ड, ओवरवर्क्ड है। तो ये एक ऐसा मर्ज है जो समाज को ही सेल्फ सॉल्व करना है। नहीं तो ये सिंडिकेट हमारे बच्चों के खिलाफ भी इस्तेमाल में हो सकता है। जाहिर बात है, एक भिखारी है, वो हो सकता है ड्रग्स के पैसे में लगा दे, हो सकता है जुए के अड्डे में पैसा लगा दे, और जुए के अड्डे में और नशे के अड्डे में हमारे बच्चे जाएंगे। तो हमारा ही दिया हुआ ज़कात, हमारा ही दिया हुआ सबका, ये हमारे ही आने वाली नस्लों को खराब कर सकता है। और इसका सॉल्यूशन हम खुद है, ठीक है। ये बहुत लंबी लड़ाई है जिसमें 10-15 लाख सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा और इन सबको भगाना पड़ेगा। अगर आपको ताउन करना है, गला रखिए, नजदीक के मस्जिद, मदरसे, मंदिर है, चर्च है, आपको जो मजहब क्या है, वो नॉन रिलीजियस चैरिटी करनी, तो कितने सारे एनजीओ है, ठीक है, आप उनको दे दीजिए। ये चीज़ मैंने देखा था कि जब हम लोग भिखारी को पैसे देते थे, तो वो जाके उससे कुछ गलत काम करेंगे या कुछ पिएँगे वगैरह। तो इसलिए बीच में क्या किया था हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने, कि उनको खाने के लिए दे देते थे। मैंने नोटिस किया बहुत बार भिखारी आके दूध माँगते हैं डायरेक्ट, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ भी फ़ेल होती हुई नज़र आ रही है कि अगर हम उनको खाने के लिए दे दें या दूध या चावल दे दें, तब भी वो चीज़ वैसे ही चलती रहेगी, वो नहीं होता बस। दैट मीन्स कि वो 100% सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। अगर वो खाना फेंक रहे हैं, अगर आपकी कुछ नॉन मॉनेटरी चीज़ें दी हुई हो, पुराना कपड़ा दे रहे हो या कोई चप्पल दे रहे हो या कुछ और दे रहे हो, और वो चीज़ें फेंक रहे हैं, इस्तेमाल में नहीं ले रहे, दैट मीन्स वो 100% फेक है, ठीक है। द मैटर सॉल्व। इमीडिएटली आपको मालूम पड़ेगा कि ये बेगर नहीं है, ये किसी सिंडिकेट का मेंबर है और ये पैसे ले रहा है। देखिए ना, ये कई 100 करोड़ रुपए ये कैश है, दैट मीन्स ब्लैक मनी है, ठीक है। सेकेंडली, सर कोई भी अकाउंटेबिलिटी ऑडिट अकाउंट और ऑडिट्स नहीं है, अनटैक्सड अमाउंट है। अगर मैं 10,000 भी कमा रहा हूँ तो मुझे टीडीएस देना पड़ रहा है, मेरा इनकम टैक्स कट रहा है, ठीक है। और मैंने आपको यही जवाब दिया कि ऐसी चीज़ जिस पे कभी बात नहीं हुई, आज बात हो रही है और इतनी डिटेल से बात हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने अपने करियर का काफ़ी लंबा टाइम दिया है बुमराह को, तो कोई ऐसी कहानी आपको याद है जो आपको ऐसा लगे कि ये बात मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा? ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है। मेरा एक पेज चलता है जॉब्स इन मुमरा बोलकर, शायद ये पिछले 14-15 साल से चल रहा है। हाँ, उसमें मुमरा वॉइस के प्रेसिडेंट फ़िरोज़ खान भाई है, एक बहुत एक्टिव सोशल वर्कर है अवाम से, बिलाल मर्चेंट जो मेरे ब्रदर इन लॉ ही है।
ऐसे 3-4 लोग मिलकर है, हाफ़िज़ सोहेल शेख बोलकर एक सोशल वर्कर हुआ करते थे। अब थोड़ा-सा वो किसी इश्यू में है, तो ही इज़ नॉट इन द टाउन राइट नाउ, लेकिन उन्होंने भी जॉब्स के लिए काफ़ी मेहनत की है। अल्लाह जिससे जैसा काम ले, तो अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग लोगों से काम ले, तो अब कुछ लोग हैं जो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और पिछले 14 साल से मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ। तो कई बार ऑटो रिक्शा में या इवेंट्स में ऐसे पेरेंट्स आकर मिलते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, आपका जो जॉब्स इन मुमरा का पेज है, उससे मेरा बेटा यहाँ काम पे लगा और उसकी फिर यहाँ प्रमोशन हुई, उसकी शादी हुई, आज ये है और हम लोग आपको बहुत दुआएँ देते हैं। सो आई रियली फ़ील, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर अभी जो करंटली एनजीओ से मैं जुड़ा हूँ, अवाम, उसमें हम लोग हर साल गरीब बच्चों की शादी कराते हैं। हमने देखा है कि मुमरा जैसे इलाके में साल के 12 महीने एक परेशान बाप या एक परेशान माँ अपनी बच्ची की शादी के लिए पैसे माँगते रहती है, कि बच्ची की शादी है, बच्ची की शादी है, शादी करानी है। तो हमने उसको कंसोलिडेट किया और बोला कि बस साल में एक बार एक मास मैरिज का प्रोग्राम रख दो, तो अफोर्डेबल रेट में ज़्यादा शादियाँ हो सकती है। तो उस कांसेप्ट को पिछले 4-5 साल से चलाया जा रहा है और हमारे पहले भी बहुत सारे सोशल वर्कर्स ने मुमरा में कामयाबी के साथ किया है। उस दरमियान में मुझे याद है कि गालिबन सन 2022 में एक इज्तिमाई निकाह हमारा था और उसमें एक वेटर लड़की आई थी और वो वेटर आई और मुझे बोली कि भाई वो किसी फीमेल वॉलंटियर को पूछी कि मुझे बात करनी है, किसका है ये वो। तो उन्होंने मुझ तक राउट किया और शादी होने के बाद उस वक़्त हमने तकरीबन 24 ज़रूरतमंद बच्चियों की शादी की थी। तो वो वेटर लड़की आई और वो आकर मुझे मिली और बोली, भाई मैं 12th स्टैंडर्ड पास हूँ और मेरे माँ-बाप नहीं हैं। मैं मेरी खाला के साथ में रहती हूँ और मुझे ये सब काम करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास जॉब भी इस ढंग का नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुमरा में ऐसे भाई भी है, जो हम बहनों का ख़्याल रखते हैं और शादी कराते हैं वगैरह-वगैरह। तो बोले सीरियसली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि पूरी शादी का खर्चा आप लोग उठा रहे हैं वगैरह। तो मैंने बोला बहन मैंने नहीं करा है, ये हमारे शहर के जो मोतबर लोग हैं, जिसको अल्लाह ने चूज़ किया है, अल्लाह ने चुना है, वो लोग ही कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ में करते हैं। तो उस बच्ची ने बोली कि भाई मुझे भी शादी करनी है, तो आप लड़का दिलाएँगे क्या? तो मैंने बोला बहन हमारे पास ऐसा फ़िलहाल तो कोई हमारी ऐसी स्कीम या इनिशिएटिव नहीं जहाँ हम रिश्ते लगाएँ। उस वक़्त हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। तो उसने बोली ठीक है भाई मैं 1 साल में एक लड़का ढूँढती हूँ, आप मेरा नाम लिख कर रखिए। और माशाअल्लाह हुआ ये कि उसकी शादी हुई थी। माशाअल्लाह, शी गॉट मैरिड। सो ऐसे कई सारे हैं यतीम लड़के जिनके फादर नहीं है, जिनके मदर नहीं है। जी। कई सारे ऐसे लड़के हैं जो 11-11 महीने फिर मूव कर रहे हैं, जिनकी वजह से उन लड़के या लड़कियों के लिए रिश्ते नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनके जो इन-लॉज़ हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो यूपी में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, वेस्ट बंगाल या ओडिशा में रहते हैं या महाराष्ट्र के किसी दूर गाँव में रहते हैं। और 11-11 महीने में मूव होने की वजह से उनकी कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं लेता। समझ लीजिए मेरे मम्मी-डैडी और हमारे बाजू में एक भाड़े पे रहने वाले 11 महीने में जाने वाले लोग हैं। तो कल अगर कोई अच्छा लड़का आया तो मेरी मम्मी उनको सजेस्ट नहीं करती क्योंकि पता ही नहीं 11 महीने में वो लड़की रह के चले गए उनके पेरेंट्स। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रहने के बावजूद भी लोग एक-दूसरे को नहीं पहचानते और जब से मोबाइल आया है, तब से लोग और आइसोलेट हो गए हैं। वैसे बहुत सारे छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स हैं और इसका परमानेंट सॉल्यूशन, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है कि कहीं न कहीं इनका एक मास गैदरिंग कराई जाए, जहाँ पर लोग एक-दूसरे के प्रोफाइल शेयर करें। जहाँ पर ये बात करें, देखें, उनको लग रहा है तो इनकी जोड़ी बनाई जाए और फिर इनका अगर गरीब है तो इनकी इज्तिमाई निकाह, अगर पैसे ये लगते हैं तो अपनी शादी कर लें। तो हमने ऐसे छोटे-छोटे परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग इनिशिएटिव्स पर काम किया और आज हमारा साल में तकरीबन 3 से 4 रिश्ते कैंप होते हैं। उसमें कई 100 लोग आते हैं और अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूँढते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, मिलते हैं और फिर अगर वो ज़रूरतमंद गरीब रहे तो उनकी हम इज्तिमाई निकाह कराते हैं दिसंबर में। और इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है और जो मैरिज को लेकर जो बड़ा-सा एक बहुत बड़ा क्राइसिस या प्रॉब्लम रहता है पेरेंट्स या फैमिली को, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, वो छोटे-छोटे इनिशिएटिव्स हैं जो सॉल्यूशन बेस्ड है और सॉल्यूशन मिलने के बाद फिर वो जॉब हो या शादी हो या किसी की दवाई के लिए पैसे जमा करने हो क्राउड फंडिंग से, ये होने के बाद जब लोग मिलते हैं, तो बेइंतहा दुआएँ देते हैं। और आप एक मेमोरी की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई सारी मेमोरीज़ मेरे दिमाग में और एक-एक करके घूम भी रही है, जिसमें से एक लड़की की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी। तो ऐसे कई सारे मेमोरीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन सब की ये खिदमत को कबूल करे और हमारे लिए आखिरत का सबब बने। दुनिया में इसका कोई बेनिफिट नहीं चाहिए इंशाल्लाह।
सही है, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताए है थैंक यू। और हमारी वीडियो के ज़रिए हो सकता है कि बहुत ज़रूरतमंद लोगों तक ये बात पहुँच भी जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो आप जो भी सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल वर्क जो भी करते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट का रोल कितना होता है और नॉर्मल इंडिविजुअल या सोशल वर्कर का रोल कितना होता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर गवर्नमेंट एक्टिव होती, तो मुझे नहीं लगता है कि हम सोशल वर्कर्स को कुछ कहना पड़ता, क्योंकि ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारा गवर्नमेंट इतना एक्टिव नहीं है। बट जस्ट बिकॉज़ हम माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते तो ब्लाइंडली गवर्नमेंट पे मैं ब्लेम नहीं डाल सकता बिकॉज़ मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी रह चुके हैं। आई हैव सीन हिम 39 इयर्स डेडिकेटेडली देते हुए। मेरे रिश्ते में कई सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, अभी भी रिटायर हो चुके कई सारे। तो मैंने देखा है कि ये ऑलरेडी ओवरवर्क्ड है, कि जहाँ 500 पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत है मुंब्रा में, वहाँ 150-200 ही होंगे। तो ऑलरेडी एक एक पुलिस वाला, एक हवलदार, एक कांस्टेबल, 2 हवलदारों का काम कर रहा है। हाँ, खुद का भी कर रहा है और दूसरे का भी कर रहा है। एक पोस्टमैन 2 पोस्टमैनों का काम कर रहा है। तो एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग एवरीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, बी इट म्युनिसिपैलिटी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अ वेरी बैड आइडिया। ठीक है, आई विल नॉट नेवर सपोर्ट दिस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस। कि आप ब्लाइंडली हमेशा से उसी चीज़ को सपोर्ट करते चले आओ। किसको? कि भाई गवर्नमेंट की वजह से हाँ, नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिसीज़, रूल्स, फंड्स ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही लाती है। बट अब वो एक ओवरवर्क्ड, ओवर प्रेशराइज़्ड है और पॉलिटिकली हाइली मोटिवेटेड हो गए हैं। बहुत सारा सियासी इन्फ्लुएंस है उनमें। तो उसकी वजह से आसान ये है कि हम खुद सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें और हमारे सोशल वर्क में ऐसा कोई गवर्नमेंट का बेनिफिट तो अब तक ये नज़र नहीं आया है। जबकि हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है अ, महिला बचत गटों के लिए या एनजीओज़ के लिए या ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए, तो हमारी एनजीओ उसमें अवेयरनेस कैंपेन वगैरह करती है, जिसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। पॉलिटिशियंस मैंने कभी इनसे हेल्प माँगी नहीं, बट आई एम वेरी मच श्योर कि मुमरा के सारे पॉलिटिशियंस, रूलिंग के हो या अपोजिशन के हो, वो ऐसे अच्छे इनिशिएटिव्स को हमेशा सपोर्ट करते हैं। बस उनसे वो एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका बैनर, पैम्पलेट या उनका फ़ोटो उसमें लगे, सो दैट दे कैन टेक सम पार्ट ऑफ द क्रेडिट बिकॉज़ दे आर पॉलिटिशियंस, उनको करना भी है। लगा। तो ऐसी चीज़ें हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि किसी पॉलिटिशियन की हेल्प लगे, और जभी भी लगा तो वो हमेशा से हेल्प करते आए हैं। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि अथॉरिटी तो करती है अपना काम। अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट जो भी डिपार्टमेंट है वो करते हैं अपना काम। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो उन चीज़ों का ध्यान रखे। 100%। जैसे आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, जी। तो आप देखते हो कि उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। हाँ, आप वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब कुछ भरते हैं। उसी तरह से अगर कोई बिल्डिंग का चेयरमैन है, तो उसके लिए वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है, वो उसका घर है। और अगर वो नहीं कर रहा है, तो या तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट जाए, बराबर। ठीक है? और अगर वो कर रहा है और नहीं हो पा रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से नहीं करता। सिमिलरली एक पॉलिटिशियन, एक कॉर्पोरेटर, उसके लिए वो पूरा के पूरा वार्ड जो है वो उसका घर है, ठीक है? मस्जिद मदरसे के ट्रस्टीज़ जो है, अगर वो अपने घरों के प्रॉपर्टी सब कुछ बराबर रखे और अपने मस्जिद के डॉक्यूमेंट्स, मदरसे के डॉक्यूमेंट्स, जो गवर्नमेंट के ऑथराइज़्ड डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें अगर उस प्रॉपर्टी को एनरोल ना करते, रजिस्टर नहीं करते, उसके सारे ऑडिट्स नहीं क्लियर करते, तो फिर वो ट्रस्टीज़ कहीं न कहीं लायबल होंगे, क्योंकि आगे जाकर जो भी एक्शन होगा उसकी इसके लिए। तो बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सेल्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, जिससे हम लोग बहुत दूर भाग रहे हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई। और मैं इसको एविडेंटली बता सकता हूँ, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूँ कि आप खुद देख लो कि पिछले 5 साल में या पिछले 1 साल में, फॉरगेट 5 इयर्स, पिछले 1 साल में कितने अच्छे नए सोशल वर्कर्स आए मुमरा में और कितने ज़्यादा पॉलिटिशियंस आए। पिछले 1 साल में इतने भावी नगर सेवक और नेता और कार्य सम्राट आपको नज़र आएँगे, ठीक है? जो न जाने क्या-क्या करते हैं, और नॉन पॉलिटिकल, विदाउट एनी पर्सनल बेनिफिट के सोशल वर्क करने वाले कितने सोशल वर्कर आए। सामाजिक खिदमत में आने वाले लोग आपको बहुत ही कम नज़र आएँगे, और सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपको जुड़ने वाले, तो आपको शहर के हर लाइट के खंभे पर एक नेता का फ़ोटो नज़र आएगा। ये हमारी बदकिस्मती रही है। हाँ, कहीं न कहीं सबको बोलते हैं ना फ़ेम सबको फ़ेम चाहिए कहीं अगर फ़ेम चाहिए तो काम नहीं मिलेगा। फिर सिविक कम्युनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात सकते हो। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड
फॉर योर बेनिफिट आप अपने इंडिविजुअल बेनिफिट की तरफ ध्यान दे रहे हो, तो फिर आप शहर की फलाह बहबूदी का नहीं सोच सकते। और ये हमारी बदकिस्मती रही है कि शहर में ज़्यादातर लोग जो है, जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, और अगरचे नहीं भी है, तो वो कहीं न कहीं एक्सीडेंटली उनके शिकंजे में आ जाते हैं, तो वो बेचारे पॉलिटिकल विक्टिम बन जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छा काम नहीं कर पाता है ज़्यादातर। ये बात नहीं है कि पॉलिटिकल लोग अच्छा काम नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर वो सारे काम करते हैं, तो मैं भी मेरे फैमिली को लेकर वीकेंड पे कहीं जाता, ठीक है? अगर ये सारे काम पॉलिटिकल और सोशल हमारे पॉलिटिशियन कर पाते हैं, तो इतने सारे एनजीओज़ और इतने सारे प्रेशर ग्रुप्स की हम बातें नहीं करते। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती रही है, और लगभग हर शहर में ये हाल है कि पॉलिटिकली 100% काम नहीं कर पाते। उनके अपने पर्सनल इफ्स एंड बट्स होंगे उसको बात करने के लिए, लेकिन उनके रिजल्ट्स तो हमेशा बिलो एवरेज ही रहे हैं। तो जैसा आपने बताया कि अथॉरिटीज़ अपना अलग काम है, इंडिविजुअल्स का अलग है, सोशल वर्कर्स का अलग है। आपसे अगर मैं ये जानूँ कि आपके लाइफ़ के दौरान, आपके काम के दौरान आपको ऑपोज़िशन या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रुकावटें आई हैं? रुकावटें बिल्कुल आई है, नहीं ऐसा नहीं है। कई बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जी। अवेयरनेस के मैसेजेस वगैरह वायरल होते हैं मेरी तरफ से, स्कीम्स को लेकर या ऐसी कोई भी चीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एट लार्ज मायने रखती है। हाँ, कहीं-कहीं पर मुझे पे कंप्लेंट्स भी हुई है उस चीज़ को लेकर। अच्छा। लेकिन अगर आप सोशल वर्क में आए हो, तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन टू इट, ठीक है? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको खाली सोशल वर्क में आना है और कोई प्रेशर ना हो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा काम करने जाओगे, तो किसी ना किसी को तो तकलीफ होगी, एंड दे विल ट्राई टू ड्रैग यू डाउन। जी। तो ऐसे प्रेशर हर सोशल वर्कर पे आते हैं, मुझ पर भी आए हैं। हो सकता है कि उतने नहीं आए जितने दूसरे सोशल वर्कर्स पे आए हो, बट ऑन एंड ऑफ हर सोशल वर्कर पर, हर अच्छा काम करने वाले पर कहीं न कहीं कोई न कोई नेगेटिव प्रेशर्स तो होते ही है, एंड यू हैव टू बियर दैट। हमको उसको बर्दाश्त करके आगे चलना है। अगर हम ये डर से घर में बैठ जाएँगे, तो कभी भी कोई खैर का काम नहीं कर पाएँगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने मुमरा के पॉटहोल्स के लिए भी काफ़ी काम किए हैं, जो रोड पे खड्डे होते हैं। नहीं, मैंने इस पर नहीं काम किया। आई डोंट नो कहाँ से सुना होगा। जी। मैं मोस्टली जो सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, उसको अवॉइड करता हूँ, बिकॉज़ कहीं न कहीं देन वी हैव टू गो ऑन एंड इंटरैक्ट विद पॉलिटिकल पॉलिटिक्स। तो मैं जो रियल सोशल इश्यूज़ है, जो सोशल इश्यूज़ है हमारे समाज के, मैं उस पे काम करता हूँ, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल इश्यूज़ पर काम करके देखा है, एंड आई टोल्ड यू कि मैंने फुल टाइम पॉलिटिक्स करके देखी है, एंड आई रियलाइज़्ड इट कि आई एम नॉट फिट फॉर इट। अच्छा, जैसा हमने शुरुआती में बात की थी कि चाहते तो हर कोई है, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है सोशल वर्क। तो अगर कोई ऐसा चाहे कि भाई मुझे भी सोशल वर्कर बनना है या मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो क्या शुरुआती स्टेप होगी? बहुत बहुत आसान है, अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत आसान है। जी। देखिए ये बहुत बार होता भी है सही, कि समझिए ये हमारे कॉलेज में पढ़ने वाला कोई बच्चा हो, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 4-5 कॉलेजेस है। एक लड़का या एक लड़की जब वो जाती है, पढ़ाई करती है, देखते हैं, कोई प्रॉब्लम दिखता है, तो अपने फ्रेंड्स में ग्रुप में शेयर करते हैं या फेसबुक पे शेयर करते हैं। द मोमेंट उसे थोड़ा-सा भी अगर मोमेंटम मिलता है, 10, 20, 50 लाइक मिलते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो कमेंट, वो वीडियो या वो ऑडियो, वो लोकल पॉलिटिशियंस तक पहुँचता है पहले, जी। क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले ऐसे लड़कों पर या ऐसी लड़कियों पर जो सोशली कुछ करना चाहते हैं, दे आर रेडी टू ब्रिंग सम रिफॉर्मेशन, ठीक है, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, ये सबसे पहले हाथ में पकड़ चढ़े आते हैं किसके? लोकल पॉलिटिशियंस की, कि आओ हमारे भाई, हमारे दादा, हमारे साहब, हमारे फला और हमारे ये, हमारे गुरु, हमारे उस्ताद ये आपको बताएँगे। और उस लड़की को, जवान लड़की को, 18-19 साल का लड़का या 20-21 साल की लड़की, उसको लेके जाकर वो पॉलिटिकल चोगा पहना देते हैं, कि यार आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे जी। ओनली थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। अब वो ऑटोमेटिकली उस बच्चे को उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी फॉलो करनी होती है। फिर वो सेक्युलर पार्टी का दिमाग हो या राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो या जैसे भी हो, वो उस पार्टी की सारी पॉलिसीज को हाँ में, हाँ में, हाँ में। उसके सोशल प्रॉब्लम, बदलाव लाने वाली चीज़ रह जाती साइड में। बस वो अपने नेता की जिंदाबाद मुर्दाबाद के चक्कर में लग जाता है, और बाय द टाइम वो जॉब और शादी में आ जाता है, उसके बाद वो अपने घर के कामों में लग जाता है, और वो जो सोशल वाला पार्ट होता है वो मिस हो जाता है।
तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहूँगा कि अगर किसी को शुरू करना है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जॉइन ना करे। वो किसी एक्टिव चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओ को जॉइन करे, ठीक है? हमारे शहर में काफ़ी सारी एनजीओज़ है। जी, काफ़ी सारी एक्टिव एनजीओज़। आपको लगता है कि एजुकेशन से तब्दीली आएगी, तो आप ऐसे एनजीओज़ को जॉइन करो जो एजुकेशन पर काम करते हैं। यू फ़ील कि यहाँ लोग हेल्थ के लिए, दवाइयों के लिए, स्वास्थ्य के लिए परेशान हैं, तो आप ऐसे एनजीओज़ पे काम करो, जो हेल्थ पर काम करते हैं। या तो आप ऐसे प्रेशर ग्रुप जॉइन करो, ठीक है? ऐसे बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स हैं। ट्रैवलिंग के लिए जो फॉर एग्ज़ाम्पल मुमरा प्रवासी संघ बोलकर एक बहुत एक्टिव प्रेशर ग्रुप बना हुआ है, जो सारे ट्रांसपोर्टेशंस को लेकर अ, अलग-अलग इश्यूज़ को ऊपर उठाता है। उनके बड़े-बड़े डेलीगेशंस जाते हैं और वो बड़े-बड़े पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं, लेकिन सिर्फ़ ट्रांसपोर्ट की बात करने के लिए, खुद का कोई बेनिफिट नहीं। तो अगर किसी भी लड़की या लड़के को लगता है कि आई शुड गो ऑन एंड बिकम अ वॉलंटियर, आई शुड जॉइन सम सोशल ग्रुप, तो उसके लिए बेनिफिट है कि वो नॉन पॉलिटिकल सोशल ग्रुप जॉइन करे, कोई एक्टिव एनजीओ जॉइन करे, कोई रजिस्टर्ड एनजीओ जॉइन करे, ठीक है? जो रिलीजियसली एकदम ये ना हो कि भाई अलग-अलग मकतब फ़िक्र है। अगर उसका इंटरेस्ट वहाँ है तो वो जॉइन करे, और अगर खाली सोशल वर्क में करना है, तो मुम्बरा में काफ़ी सारे एक्टिव अच्छे सोशल वर्कर हैं। मुझसे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा मेहनत करने वाले अच्छे सोशल वर्कर्स हैं, ठीक है? आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे डेडिकेटेड एक्टिव एनजीओज़ हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से उस आपके पर्सनल इंटरेस्ट और पसंद के हिसाब से उस पर्टिकुलर एनजीओ को जॉइन करें, और उसकी वॉलंटरी करते-करते आप एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, आप सब्जेक्ट के टॉपिक को लेकर आप उस पे सॉल्यूशन बेस्ड काम कर सकते हैं। एंड इन कमिंग डाउन द लाइन कुछ ना कुछ आप भी नया इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं, और आपका भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगा, और वो बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है शहरों में, हमारे शहर में। आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। शुक्रिया। इतनी सारी नॉलेज मुझे लग रहा है मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली है और आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो वीडियो के ज़रिए लोगों की ज़रूरतें भी पूरी कर सकती हैं। इंशाल्लाह, आई होप सो। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे हम हर हर इंसान अपनी लाइफ़ जर्नी में बहुत कुछ सीखता है। तो आपने अपने इस सोशल वर्कर के करियर में जो सीखा है, कुछ ऐसा हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? पता नहीं, वेरी सून, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन मोड पे चल रहा हूँ मैं अभी। वेरी सून आई विल टर्न टू 40। कुछ महीने बाद मेरी उम्र 40 हो जाएगी, और लोग बोलते हैं कि ये मैच्योरेशन का एज होता है कि 40 जब पहुँचते हैं, तो आदमी उस लेवल का मैच्योर हो जाता है। अ, ऐसा कई बार किताबों में मैंने पढ़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी 40 साल की उम्र में मिली, ठीक है? तो वो 40 इयर्स का एक मैच्योरेशन एज होता है, उसके बाद आदमी का कैरेक्टर बन जाता है। तो बहुत सारे पब्लिक इवेंट्स को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई। पिछले 2 सालों से मैंने काफ़ी सारे क्लोज़ फ्रेंड्स और मेरे वेल विशर्स और मेरे मेंटर्स को मैंने बोला है कि पता नहीं क्यों, कि बहुत सारे ऐसे पब्लिक इवेंट्स हैं जहाँ पर मुझे बुलाया जाता है। मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बहुत सारे इंटरव्यूज़ को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ मलिक, यू नो, ठीक है, उसने काफ़ी टाइम से मुझे बोल रखा है एंड आई हैव कमिटेड हिम लॉन्ग बैक, इसीलिए मैं आया हूँ। तो मैं ये कहीं न कहीं पब्लिक गैदरिंग और ऐसी तरह की जो ओवर एक्सपोज़ वाली जगह है, इसको पता नहीं क्यों मैं आहिस्ते-आहिस्ते अवॉइड करते चला जा रहा हूँ, और एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस मोड पर हूँ कि एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग? अब तक ये जितना भी सोशल किया है, क्या वो सही है या गलत? आई डोंट नो, आई डोंट हैव आंसर टू दिस, बट कहीं न कहीं एक मोड पर हूँ मैं, एंड आई एम जस्ट क्लोजिंग माई सेल्फ टू वन पर्टिकुलर शेड और शेल्टर, एक पर्टिकुलर गुफा की तरफ मूव कर रहा हूँ आहिस्ते-आहिस्ते। पूरे शहर के सारे मसले हल करने का जोश हुआ करता था 10 ईयर्स 15 ईयर्स बैक, कि ये भी सॉल्व होगा, वो भी सॉल्व होगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बट अभी इस एज पर आकर लग रहा है कि कोई एक मुद्दा भी हमसे हल हो जाए, तो बहुत बड़ा एहसान होगा अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें उस पर्टिकुलर मसले को हल करने में सिलेक्ट कर लिया। सो आई कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स व्हिच आई यूज्ड टू थिंक। आई हैव टू बी मास्टर ऑफ वन, एंड आई डोंट नो व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग इज़, ठीक है, व्हिच इज़ वेटिंग फॉर मी। तो ऐसे कई सारी चीज़ें चल रही है। तो ये सीखना तो अप एंड डाउन बहुत बहुत ही भयंकर चलता है। मतलब इफ यू आर रियली इनटू इट कि मैं जो कर रहा हूँ, आई एम रियली डूइंग इट फॉर अल्लाह, ठीक है? तो स्लोली ग्रेजुअली आपके अंदर वो अलग-अलग चीज़ें चलती रहती है। आई डोंट नो, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से ऑन दिस, बट ये चलता रहेगा। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और स्पेशली मैंने मेरे स्टूडेंट्स से सीखा है।
मेरा टीचर ट्रेनिंग एकेडमी है और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैंने ज़्यादा सीखा है। मेंटर्स और उस्तादों से सीखा है, बिल्कुल मैं उनकी कंट्रीब्यूशन को नहीं बोलता हूँ। लेकिन आज की जो जनरेशन है, ये जेन ज़ी जो है, दे आर द बेस्ट ट्रेनर्स आई आई मस्ट टेल यू। अगर हमारे 90s के लोग इनको बैठकर गौर से सुने, जेन ज़ीज़ को, और इन्हें थोड़ा-सा इमोशनल करें, ये बच्चे इतने ज़बरदस्त ट्रेनर होते हैं, इनके पास ऐसे-ऐसे स्किल्स, आइडियाज़, टैक्टिक्स होती है, इनके परसेप्शंस, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ माशाअल्लाह होते हैं एकदम। और इन जेन ज़ी से मैंने बहुत, बहुत, बहुत कुछ सीखा है। आई रियली एडोर दिस पर्टिकुलर जनरेशन। इस जनरेशन को मैं रियली एकदम एडोर करता हूँ यार, लाइक फैसिनेटिंग जनरेशन इज़, ठीक है? कि द बेस्ट पार्ट ऑफ राइट नाउ व्हिच इज़ हैपनिंग। बट यही है कि जेन ज़ी की एनर्जी सही जगह जानी चाहिए, ठीक है? दे शुड बी एनर्जाइज़्ड, उनका जो एनर्जी है वो सही जगह सिनर्जाइज़ होना चाहिए। एनर्जी सिनर्जी होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही है। हमारे बच्चों में बहुत बड़ा मसला है ये, आधी एनर्जी इनकी रील्स देखने और रील्स बनाने में चली जा रही है, और आधी जो है निब्बा-निब्बी वाला सीन है और सबको तो पता ही है। जी, तो आई डोंट नो टू टेल इट टू इट। तो ये जेन ज़ी बहुत अच्छे ट्यूटर हैं हमारे ज़माने के। वी नीड टू सिट एंड टॉक टू देम, ठीक है? जैसे आपने कहा जेन ज़ी की बात, तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ये बहुत नो ज़्यादा डाउट। इंटेलेक्चुअल हैं, उसके बावजूद ये गलत वे पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब मीडिया की गलती है या कहीं न कहीं पेरेंटिंग का कुछ असर? वेरी सिंपल सईद भाई, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक जिन्सी लड़का या लड़की मुंब्रा की, 18 साल की, जी, मुंब्रा में कॉलेज में पढ़ रही है, ओके फैमिली से, एवरेज फैमिली से। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर करजत या कसारा ले ले, वहाँ एक जिन्सी लड़का या लड़की सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, एवरेज फैमिली से बिलोंग। इन दोनों में गलत रास्ते पर ज़्यादा कौन नज़र आएगा आपको? गाँव में रहने वाले या छोटे से टाउन में रहने वाले या शहर में रहने वाले? मेरा सोच थोड़ा-सा अलग है, मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं गाँव वाले गलत वे में चले जाते हैं कैन क्योंकि यू इलैबोरेट मोर कि किस तरह? हाँ, क्योंकि उनका शेड्यूल उतना टाइट नहीं होता है। जिस तरह हम लोग अर्बन एरियाज़ में जो रहते हैं, उनका शेड्यूल काफ़ी टाइट होता है कि मॉर्निंग में ये, आफ्टरनून में ये, इवनिंग में ये। एग्ज़ैक्ट। तो उनको कहीं न कहीं वे बहुत कम मिलता है जाने का। ओके। लिखाओ एक्सेसिबिलिटी, जी, 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 एग्ज़ैक्टली। एक्सेसिबिलिटी टू एविल, यस। ठीक है? एविल एंड डिमॉन थिंग्स, ठीक है? एक्सेसिबिलिटी इनकी ज़्यादा है, शहरों में रहने वाले की। देखिए, अच्छा। आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू जी, जी। कि वो लोग अनशेड्यूल्ड होते होंगे, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, हाँ, हर बच्चे को परफ़ॉर्म करना है, बराबर। प्रूफ करना है, माँ-बाप की होड़ लगी हुई है कि हर बच्चा प्रूफ करके दिखाए। सो आई एग्री विद इट। बट यहाँ की जितनी खुराफाती चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है? दैट कुड बी डिस्कोथेक्स, दैट कुड बी नाइट क्लब्स, दैट कुड बी वेरियस स्मॉल कम्युनिटीज़, ठीक है? दैट कुड बी वेरियस टाइप्स ऑफ चीपर एंड कॉस्टलियर ड्रग्स। इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी एक्सेसिबिलिटी वहाँ कम है, ठीक अच्छा। है? सो जेनज़ीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? रियल प्रॉब्लम कम्स इन द लाइफ़स्टाइल। आप देखिए, जब पुलिस, मुमरा पुलिस रात को 10 बजे डंडे मारती है सबको, घर में बैठो, डंडे मारती है सबको, बंद करो दुकानें। तो जो सुलझे हुए लोग घर में ना, दे अप्रिशिएट दिस, वो अप्रिशिएट करते हैं कि यार बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। क्यों? कि हम हमारे टाइम 10 बजे सो जाते थे। जी, जी। लेकिन हमारी जिंदगी को रात को 10 बजे उठना है, 12 बजे चाय पीनी और सुट्टा मारना है। 1-2 बजे तक दोस्त आएगा, बैठेगा, बाइक पे घूमेंगे, यहाँ-वहाँ टाइम पास करेंगे, 3 बजे घर पे चढ़ेंगे। ये जो 3 बजे तक की अवेलेबिलिटी मिल रही है ना, हुँ। इसलिए जेन ज़ी करप्ट है, ठीक है? जेन ज़ी की एनर्जी सही जगह सिनर्जाइज़ करने में, अगेन इट इज़ अगेन एन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 10 बजे शहर बंद होना चाहिए। आप कलवा देख लो, हो सकता है वहाँ अंदर अलग-अलग प्रॉब्लम होते होंगे जेन ज़ी में, ठीक है? बराबर। यहाँ अलग खुराफात होगा। लेकिन अगर हम हमारे खुराफाती बच्चों के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो सबसे पहले जो एक्सेसिबिलिटी है, इसको कहीं न कहीं फ़िल्टरेशन के साथ देना होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, जिस पर हम सबको मिलकर काम करना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा, एनजीओज़ काम नहीं करेगी, बट वी नीड टू वर्क फ्रॉम ए टू ज़ेड, लाइक इट विल स्टार्ट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ज़हनी तवाज़ुन और टेम्परामेंट से शुरू करते-करते, उनके माइंड को रिफ्रेश करते-करते उनके एक्टिविटीज़ को फिज़िकली उनके आउटकम्स चेंज करने पड़ेंगे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट हो सकता है।
तो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मैंने बहुत कुछ नया सीखा है आज आपसे, और आई होप हमारी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखी होगी। बहुत कुछ है जो मैंने जाना है, जो ज़रूरतमंद लोगों के काम आ सकता है। तो एक आखिरी मैसेज जाते-जाते जो आप ऑडियंस को, हमारी सोसाइटी को देना चाहें, आप मुंब्रा वालों से कुछ कहना चाहते हैं? कुछ ऐसा? मुंब्रा वालों से बहुत ही अदबन के हम्बली एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू सोशल वर्क एज़ मच एज़ यू कैन। हम आखिरुज़्ज़मा यानी एंड टाइम्स में रह रहे हैं। ये आखिरी आखिरी दौर चल रहा है, जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में आपको नज़र आ रहा होगा। जी, हमारी इबादतों की क्या हाल है, हम खुद उससे वाकिफ़ है कि हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े किस लेवल के चल रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम हमारा और हमारे माशरे का हाल बदल सकते हैं, चीज़ों को एक साथ ला सकते हैं। तो वो एक एक्टिव सोशल वर्क के ज़रिए ला सकते हैं। ब्लाइंडली किसी पॉलिटिकल, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइज़ेशन को फ़ॉलो ना करते हुए, अगेन आई विल से, ब्लाइंडली किसी रिलीजियस या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन को फ़ॉलो ना करते हुए, अगर मैं कोई ऐसे काम कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि जॉइन करना चाहिए, मोस्ट वेलकम। इफ यू फील नहीं दिस इज रॉन्ग, हसन मुलानी यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, ये इससे सोशल बेनिफिट नहीं होगा, यू डोंट जॉइन मी। इनफैक्ट यू क्रिटिसाइज मी इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू लीव एंड यू जॉइन सम अदर इनिशिएटिव। ऐसे जहन के साथ आप सोशल ज्वाइन करें। आप नहीं कर सकते तो आपकी जितनी भी औलाद अल्लाह ने आपको दी है, इनमें से एक तो खालिद सोशल वर्कर बनाइए, एक समाज सेवक बनाइए। कोशिश करें कि हमारे आसपास सोशल वर्कर बने, क्योंकि सोशल वर्कर ही है जो प्यार बांटेगा। जो नफ़रत आप देख रहे हो राइट नाउ हमारी कंट्री में, ठीक है? जिस तरह से गर्मी हो रही है, हम ठंडा पानी पी रहे हैं, गर्मी को बुझाने के लिए एसी लगाकर ठंडा हो जाते हैं, ठीक है? अंधेरे के को बदलने के लिए उजाला आता है, ठीक है? रात को दिन करने के लिए। उसी तरह से हमारे देश में जो नफ़रत फैलाई जा रही है, इसका एक और ख़ालिस इलाज मोहब्बत बाँटना है, ठीक है? तो नफ़रत का अपोज़िट प्यार है, और प्यार बाँटने के लिए हमें समाज सेवा करनी होगी। तो मुमरा के लोगों से और मुमरा से और इस पॉडकास्ट को देखने वाले हर एक लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जितने सोशल वर्क में आप आ सकते हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस के बिना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और बिना पर्सनल एडवांटेज के जितने लोग सोशल वर्क में आ सकते हैं, आइए। और आप देखिए, आप एक-एक लोग कई हज़ार, हज़ार, हज़ार लोगों को चेंज करके, उनके माइंड को चेंज करेंगे, आपके किए हुए सोशल वर्क से, इंशाल्लाह।